हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका द रॉयल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब चार्जेस का एक सिस्टम, तो उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ का स्टडी हम लोग करेंगे। तो मैं हूं आपका रंजीत कुशवाहा, और आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछली जो चीज़ें पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं। एक पहली चीज़ कि हम लोग डाइपोल पढ़ चुके हैं। डाइपोल किसे कहते हैं हम लोग? तो दो चार्जेज का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट उनका नेचर अपोजिट होता है। तो दो इक्वल अमाउंट के चार्ज बट अपोजिट इन नेचर एक दूसरे के काफ़ी करीब होने पर एक सिस्टम की रचना करते हैं, और उसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग डाइपोल कहते हैं। साथ ही हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड एक समान होगा हर जगह। तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग लिखते हैं F = Q × E। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम लोग मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बोर्ड के प्लेन में ही है, और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बोर्ड के प्लेन में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाते हैं। तो बहुत सारे लाइंस हम खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बस एक ही लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा फिगर साफ सुथरा दिखे। इसलिए आपको ये समझ लेना है कि बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को कंसीडर कर रहे हैं, और ये डाइपोल हमारा यहाँ पे ऐसे रखा गया है। ये मान लेते हैं कि हमारा डाइपोल हो गया, इसका नाम देते हैं AB। अब इस डाइपोल में यहाँ पर जो चार्ज है वो है +Q चार्ज, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है -Q चार्ज। क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट दोनों का साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ठीक है। और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से रखा जाता है कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब ये चूंकि यहाँ एंगल थीटा बनेगा, तो निश्चित यहाँ पर भी एंगल जो होगा वो थीटा बन जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट आपको याद होगा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू हम उस डाइपोल के किसी एक चार्ज तथा दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस के गुणनफल से के प्रोडक्ट से हम लोग डाइपोल मोमेंट को ज्ञात करते हैं। यानी डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q × 2L, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तथा दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट हम ऐसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे दिखाए हैं, ठीक है।
तो अब ये जब डाइपोल हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, चूँकि हमारा जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो इसलिए जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड इस प्लस क्यू चार्ज के पास होगा, बी पॉइंट पे होगा, उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ जो होगा वो ए पॉइंट पे भी होगा, यानी माइनस क्यू चार्ज पे भी होगा। और अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का मान होता है क्यू नट इंटू ए या क्यू इंटू ई। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ई है, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू ई, यानी प्लस क्यू इंटू ई। और इसका डायरेक्शन देखिए, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, जबकि सेम फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर भी है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। तो इसका डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया, तो इसके विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और अगर कोई निगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो इसलिए यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इसलिए यहाँ पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। बट चूँकि दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, फील्ड का स्ट्रेंथ सेम है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर माइनस क्यू इंटू ई, यानी इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्लस क्यू इंटू ई, यानी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। डैट मीन्स कि दोनों जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हमने दो चार्जेज रखा, दो चार्जेज का एक सिस्टम रखा यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और दोनों चार्जेज पर सेम फोर्स लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। डैट मीन्स कि अगर हम देखें तो इस पूरे डाइपोल पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मान 0 हो गया, यानी नेट फोर्स ऑन द डाइपोल वो यहाँ पर 0 हो गया। क्योंकि कैसे 0 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस क्यू ई और फिर प्लस क्यू ई, तो दोनों का वेक्टर सम हमने किया तो नेट फोर्स का मान 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मिड पॉइंट मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, केंद्र बिंदु, द्रव्यमान केंद्र उसको हिंदी में कहेंगे, कि इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र अगर यहाँ पे है तो इस प्रकार से, और इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम पर या इसके सेंटर ऑफ मास पर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं होगी, कोई लीनियर विस्थापन इसमें उत्पन्न नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा डाइपोल कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, मूव नहीं करेगा वो। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास पर नेट फोर्स का मान 0 हो गया। तो ऐसा होने पर ये नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। बट ये तो हो गया कि उस पर नहीं होगा, बट यहाँ पर अब एक और चीज लगेगा। वो क्या लगेगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस रेखा पर ये फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर लगने वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये क्रिया रेखा, और इस पर क्रिया रेखा ये है, लाइन ऑफ एक्शन वो है। तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा डाइपोल हो गया और इस पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, देख रहे हैं ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ऐसे लगा रहे हैं, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ऐसा जब भी होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक टर्क उत्पन्न हो जाता है। टर्क का मतलब क्या हुआ कि ऐसा होने पर इस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं कपल फोर्स।
ठीक है। तो जब इस प्रकार का कपल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो उस ऑब्जेक्ट को टर्न कराता है, रोटेट कराने के लिए मजबूर कर देता है। और वो रोटेट किसके अबाउट होगा? तो जो भी उसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास से जो रेखा गुजरेगी उसको हम लोग पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वह रोटेट करना शुरू कर देगा। तो फोर्स के उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टर्क ऑन द डाइपोल या टर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे आप टर्क अपने डेली लाइफ में भी आप फील किए होंगे। कैसे? तो जैसे सपोज कीजिए कि आप घरों में जो नल जब खोलते हैं तो उसको बिल्कुल ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे फोर्स, वहाँ पर भी एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, और टर्क प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है बल्कि वो टर्निंग इफेक्ट, यानी हमने जो फोर्स लगाया उसके कारण उस नल की कुंडी पर वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसी प्रकार से जब हम किसी डब्बे के ढक्कन को खोलते हैं तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही फोर्स लगाते हैं। वहाँ पर भी जो हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो उस ढक्कन पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो डब्बा जो होता है ऐसे घूमने वो ढक्कन जो होता है ऐसे घूम जाता है और खुल जाता है। तो इस प्रकार से जब भी ऐसे फोर्स, कपल फोर्स लगे जिसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो ऐसे फोर्सेस के कारण उस पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टर्क कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी डाइपोल पर एक टर्क प्रोड्यूस होगा और उस टर्क का मान अब हम लोग निकालेंगे कि इस पर कितना टर्क प्रोड्यूस होगा, उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। तो कैसे उस टर्क को हम लोग निकाल सकते हैं? लिखते हैं टर्क ऑन द डाइपोल। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर जान लिया कि जब भी हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल पर नेट जो फोर्स होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे जो लगने वाला नेट फोर्स वो 0 होता है और इस कारण डाइपोल में कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। बट उसके दोनों और चार्जेस पर जो कपल ऑफ फोर्स लगता है उसके कारण उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग टर्क कहते हैं। और उस टर्क की वैल्यू क्या होगी? तो हम यहाँ लिखते हैं टर्क ऑन द डाइपोल। तो अब इस टर्क की हमको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग टर्क निकालने के लिए, टर्क के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो टाउ होता है, इसको टाउ पढ़ते हैं, TAU, टाउ। अब इस टर्क का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ। हमने यहाँ पर जो यहाँ पर डाइपोल लिया AB, इसमें हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया। बट यहाँ पर और हमने चार्ज का साइज भी सेम लिया, चार्ज बॉडी का साइज भी सेम लिया। बट यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चार्ज बॉडी जो है वो अलग अलग आकार की हो लेकिन चार्ज दोनों पर सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे भी हो सकता है। ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक बॉडी छोटी है और दूसरी बॉडी जो है वो बड़ी है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे, दूसरी बॉडी जो है वो ऐसे बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बड़ी बॉडी है और ये छोटी बॉडी है तो दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, फोर्स भी यहाँ पर सेम ही लगेगा। ये भी जितना यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स में हमको इसके मास से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? इस पर कितना चार्ज है उससे मतलब है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हमारा है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तो इस प्रकार से इस पर लगने वाला फोर्स Q इंटू E, यहाँ भी Q इंटू E, इसके मास से हमको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा और छोटा का भी ऐसे डाइपोल हो सकता है और ज़्यादातर डाइपोल इसी तरह के ही होते हैं।
जैसे आपको याद होगा कि मैंने हम लोग जब डाइपोल शुरू किए थे तो आपको एक हम वाटर के बारे में बताए थे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल फॉर्म करता है। और वाटर में देखिए तो ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन बहुत ही सबसे सिंपल एटम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो हो गया वो 8 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके जब ये डाइपोल बनेगा तो डाइपोल वो दोनों चार्ज तो दोनों पर सेम होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन एक का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, दूसरे का आकार छोटा होगा। तो चूंकि ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो बड़ा होगा, हाइड्रोजन का एटम छोटा होगा, तो इस प्रकार से एक की तरफ बड़ा बॉडी दिखेगा और एक तरफ छोटा बॉडी दिखेगा, तो इस तरह का डाइपोल बनेगा। तो उस तरह के डाइपोल में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मिड पॉइंट पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दोनों सेम मास के बॉडी है इसलिए सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया, बट अगर ऐसे डाइपोल हो तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि वो किस तरफ होगा, बड़े वाले बॉडी की तरफ ज़्यादा होगा, मतलब बड़े वाले बॉडी के नज़दीक होगा ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसके करीब आ जाएगा। तो उस स्थिति में ये बीच मिड पॉइंट नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस भी हमारा इक्वल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या, ये डिस्टेंस हमारा बिल्कुल इक्वल है। जैसे हमने डाइपोल लेंथ को आपको बताया था कि हम लोग डाइपोल लेंथ को 2L मानेंगे, तो अगर डाइपोल लेंथ को हम लोग 2L मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हाफ डिस्टेंस L हो जाएगा और ये हाफ डिस्टेंस जो होगा वो L हो जाएगा। बट इस केस में जो होगा वो ये L और ये L नहीं होगा। अगर टोटल डिस्टेंस अगर हमारा 2L है तो ये जो होगा, अगर इसको हम x मानेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2L माइनस x। तो अलग अलग ये डिस्टेंस भी होगा और ज़्यादातर डाइपोल इसी केस में होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को चूंकि टर्क का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम लोग साधारण से साधारण मेथड का यूज़ करेंगे जिससे कि हम लोग आसानी से टर्क का मैग्नीट्यूड हम लोग ज्ञात कर सकें। तो इसलिए हम लोग इसी कंसिडरेशन के अंतर्गत हम लोग टर्क का वैल्यू ज्ञात करेंगे, जबकि हम सेम इसका भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग टर्क को निकालते हैं। तो टर्क के बारे में, टर्क हम लोग कैसे निकाल, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि अब ये एक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इस फोर्स का जो मोमेंट होगा तो उस फोर्स का मोमेंट ऐसे हो गया और इस फोर्स का मोमेंट जो होगा वो ऐसे होगा। यानी ये वाला जो होगा, ये वाला इसको ऐसे ऊपर की तरफ मूव कराना चाहेगा और ये वाला इसको नीचे की तरफ ऐसे ले जाना चाहेगा। तो ये ऊपर की तरफ घुमाएगा और ये नीचे की तरफ घुमाएगा। तो इसका मोमेंट और प्लस इसका मोमेंट, दोनों के मोमेंट को निकाल करके हम ऐड कर दें तो पूरा इस डाइपोल पर टर्क का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो उस मोमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उस मोमेंट को निकालने के लिए, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, तो मोमेंट को हम लोग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मोमेंट आर्म। तो ये हमारा मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब चूंकि ये सेंटर ऑफ मास माने हैं और ये डाइपोल अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये हो गया जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से होकर के पास करेगा और उसी के अबाउट ये ऐसे डाइपोल जो होगा वो ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास से ये जो हमारा आर्म है, फोर्स वाला आर्म है, इस आर्म का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मोमेंट निकल जाएगा। फिर उसी तरह से इस फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए फिर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड में यहाँ से हम ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, तो उसको फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा और दोनों के मोमेंट ऑफ फोर्स को ऐड कर देंगे तो टोटल टर्क ऑन द सिस्टम यानी डाइपोल पर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको अगर देखें तो इस आर्म का वैल्यू अगर हम ज्ञात करें, सॉरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ज्ञात करें और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम देखेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे जब, तो ये टोटल इस लाइन ऑफ एक्शन से इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी, सही है। क्योंकि
अब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड करें तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों के बीच का यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और चूंकि हमको इस फोर्स को भी, इसका भी मोमेंट निकालना और इसका भी मोमेंट निकालना है, और दोनों के मोमेंट को निकाल करके हम ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम अलग अलग मोमेंट निकालने के बजाय हम यहाँ पर इन दोनों के डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लें और उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो ये एक सिंपल सा मेथड हो जाएगा। अगर हम अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग भी हम मोमेंट ऐसे निकाल सकते हैं टर्क निकालने के लिए। तो इस फोर्स का जो मोमेंट, पहले उस फोर्स का मोमेंट लेते हैं, तो Q इंटू ई और ये वाला डिस्टेंस, अब ये वाला हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर चूंकि एंगल थीटा बन रहा है तो सेम एंगल यहाँ पर भी यही थीटा बनेगा। अब यहाँ पर थीटा बना तो अब इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे दिए ओ, और इसका नाम दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल थीटा हुआ तो इसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी ओ एन बटे हाइपोटेनस यानी ओ बी। तो इसलिए अगर ओ एन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ बी साइन थीटा। अब ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये टोटल डाइपोल की जो लंबाई है वो 2L है और ये मिड पॉइंट है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो इसलिए इधर का डिस्टेंस L और इधर का डिस्टेंस L, तो O से B तक का डिस्टेंस L हो गया, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। सिमिलरली हम जैसे यहाँ पर हमने थीटा लिया वैसे ही यहाँ पर भी ये थीटा हो जाएगा, ये जितना एंगल बनेगा उतना एंगल यहाँ पर भी, और इस प्रकार से ये वाला डिस्टेंस जो है OM, इस OM का मान भी हो जाएगा L साइन थीटा। क्लियर है। अब अगर इसका हम मोमेंट अगर निकालेंगे तो उसका मोमेंट हो गया हमारा QE इंटू, अब वो जो हमारा वैल्यू हो जाएगा उसका डिस्टेंस L साइन थीटा, और फिर इसके लिए हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड हो गया QE और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L साइन थीटा। तो दोनों को देखेंगे तो ये सेम हो गया QE और इंटू इसको लिख सकते हैं 2L साइन थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो +2 हो गया, तो 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो QE इंटू 2L साइन थीटा। यही सेम चीज़ जो है अगर हम इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो सेम रिजल्ट हमको मिलता है। तो हम लोग इसको न यूज़ करके हम लोग उसी डायरेक्ट वाले मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा सिंपल है और उसको कैलकुलेट करना भी ज़्यादा आसान है और हम ज़्यादा उसको याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर हमको दोनों अलग अलग, जैसे हमने इसके पहले जो आपको यहाँ बताया कि एक बड़ा बॉडी है और एक छोटा बॉडी है, तो वहाँ पर ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, तब ये हम अलग अलग डिस्टेंस लेकर के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग पहले हम लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के हमको उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, और वही हमारा फाइनल भी रहेगा, उसी प्रिंसिपल पर हम उसको बनाएंगे भी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ से, और ऐसे हम इसको लेते हैं। तो टर्क निकालने के लिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारा एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये 2L हमारा डाइपोल का लेंथ हो गया। तो अब हम लोग टर्क के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस
ये जो दो फोर्सेज जो लग रहे हैं माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड में, फोर्स के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टर्क निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो ये हो गया हमारा Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर AN, ये हम M हटा देते हैं। तो अब AN का मान कितना हो जाएगा, तो इस AN का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फ्रॉम फिगर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABN, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AN अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा AB, तो इसलिए AN इज इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB का जो मान है वो 2L है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो हमारा AN का मान निकल गया। अब उसी AN के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं QE इंटू 2L साइन थीटा। तो ये Q इंटू 2L को एक साथ कर देते हैं और ये हो जाता है E साइन थीटा, और Q इंटू 2L को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो ये हो जाएगा P। चूँकि यहाँ पर क्या होगा लिख लेते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल हो गया। तो इस प्रकार से ये टाउ यानी टर्क का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो गया PE साइन थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा और साथ साथ डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो डाइपोल मोमेंट का यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने निकाला। अब आइए हम इसके डायरेक्शन को समझते हैं कि ये टर्क का डायरेक्शन क्या होगा। टर्क जो इस पर प्रोड्यूस हुआ उस टर्क का ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो टर्क जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा AB डाइपोल है, तो ये टर्क का काम क्या है कि इसको ऐसे रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो जैसे भी हो, मान लेते हैं अगर ऐसे है जैसे भी हो, तो उसको रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा तो वो अब इक्विलिब्रियम में आ गया, वो स्थिर रहेगा, वो कहीं नहीं हिले डुलेगा। लेकिन अगर ऐसे है या ऐसे है तो तुरंत उसे घुमा करके वो ऐसे करेगा। यही टर्क का काम होगा। तो इस टर्क का जो डायरेक्शन होता है वह टर्क का डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे होगा उसको हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से किस केस में टर्क हमको सबसे ज़्यादा लगेगा, कब हमारा टर्क सबसे अधिक लगेगा, उसको हम लोग यहाँ से फटाफट देख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास टर्क के लिए फॉर्मूला आ गया टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। नाउ स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन इस पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी PE साइन 0। तो साइन 0 का मतलब 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये P और E के बीच कोई एंगल नहीं है, डैट मीन्स कि P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, डैट मीन्स कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ऐसे है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो कोई टर्क नहीं लगेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और जैसे है वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 0 टर्क हो जाएगा, 0 टर्क। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किस केस में 0 टर्क लगता है। तो जब भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, या ऐसे कहें कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, तो कोई टर्क नहीं लगता है। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का हो तो क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1, तो उस स्थिति में टर्क लगेगा और मैक्सिमम टर्क होगा, मैक्सिमम टर्क। तो ये कब होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और जो डाइपोल हो उसका डाइपोल मोमेंट ऐसे हो, तो एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। यानी देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डाइपोल हमारा ऐसे हो,
तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उस केस में इस पर सबसे ज़्यादा टर्क लगेगा और ये तुरंत तेज़ी से घूम करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम टर्क उस स्थिति में लगेगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ऐसे कहेंगे कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम टर्क वो एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट कि अगर हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखें, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, दैट मीन्स 0, यानी इस केस में भी 0 टर्क लगेगा। ये कब होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और डाइपोल उसके अपोजिट है और टर्क, ये डाइपोल मोमेंट उसके अपोजिट है और एंगल 180 डिग्री बन रहा है, यानी ये डाइपोल ऐसे था तो मैक्सिमम, यहाँ पर ऐसे है तो 0, और अगर डाइपोल घूम करके ऐसे भी हो जाए, डैट मीन्स कि उसका P ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी हो जाए, तो उस केस में भी उस पर कोई टर्क नहीं लगेगा, वो 0 टर्क अनुभव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टर्क तभी लगेगा जब डाइपोल इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच का एंगल बनाए, ना ही वो 0 बनाए और ना ही 180 बनाए, बल्कि उसके बीच का अगर कोई एंगल बनाता है तब उस पर टर्क लगेगा। और अगर 0 और 180 डिग्री का बनाता है, डैट मीन्स कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है या इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, तो उस पर कोई टर्क नहीं लगेगा और परपेंडिकुलर रहेगा तो सबसे ज़्यादा टर्क लगेगा। अब आइए इसके डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं कि टर्क का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर क्या है कि टर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर P और E, टर्क का जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो टर्क के अगर मैग्नीट्यूड को लिखे तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा हमको मिलता है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब हमने यहाँ पर क्रॉस का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट P एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण, और ये टर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रकार से दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा वेक्टर हमको मिलता है। और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर प्राप्त होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज कीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस केस में हम लोग ले रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे है और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है P, यानी ये हमारा डाइपोल हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे है। अब यहाँ पर ये डाइपोल ऐसे टर्न कर रहा है, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यहाँ पर ये घूम रहा है, तो यहाँ पर जो टर्क प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब आप कोई स्क्रू ड्राइवर से कोई स्क्रू खोलते हैं, तो खोलने के लिए आपका जो हाथ का जो टर्निंग होता है वो ऐसे होता है, ऐसे कसने के लिए ऐसे घुमाते हैं और खोलने के लिए ऐसे घुमाते हैं। तो ऐसे घुमाने का मतलब है कि आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को ऐसे खोल रहे हैं, तो स्क्रू को जो खोलिएगा तो स्क्रू तो आपकी तरफ बढ़ेगा ना, यानी स्क्रू का जो चूंकि उसमें से बाहर निकलेगा, जिस भी चीज़ में स्क्रू लगा हुआ हो, तो जब वो स्क्रू बाहर निकले तो ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा, डैट मीन्स कि आपकी तरफ आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो डाइपोल जो टर्क होगा, उस टर्क का डायरेक्शन जो होगा वो आपकी तरफ होगा, आउटवर्ड। टर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोट, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। यानी यहाँ पर लिखेंगे आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ ये टर्क लगेगा। कब? एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में, यानी अगर हमारा डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तब।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट, सपोज कीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे, और ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर एंगल थीटा बन गया। ये डाइपोल ऐसे है, मतलब जो डाइपोल हम ऐसे कंसिडर कर रहे थे वो ऐसे रखा गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका टर्निंग, अब ये टर्निंग जैसे रखेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो डेट मीन्स कि क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज टर्न हो गया ये, क्लॉकवाइज टर्न। तो फिर हम यहाँ पर स्क्रू रूल का यूज करेंगे। तो जब क्लॉकवाइज टर्न डाइपोल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी उस पर टर्क प्रोड्यूस होगा और ऐसे वो टर्न करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होने का प्रयास करेगा, तो उस स्थिति में जो टर्क यहाँ प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल, जब हम स्क्रू को कसना होता है तो हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो स्क्रू जब कसेगा तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ जाएगा तो डैट मीन्स कि यहाँ पर जो टर्क का जो डायरेक्शन होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, और उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे क्रॉस के द्वारा। अभी आपको बताया था पिछले क्लास में कि क्रॉस जो होता है वो इनवार्ड दिखाता है और डॉट जो होता है आउटवार्ड दिखाता है। तो यहाँ पर भी क्रॉस लग गया, डैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो टर्क होगा उस टर्क का डायरेक्शन इनवार्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, यानी यहाँ पर भी लिखेंगे इनवार्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये अंदर की तरफ यहाँ पर डाइपोल टर्क का डायरेक्शन होगा। और इसके लिए अगर हम टर्क के फॉर्मूले को लिखें तो ये वाला हो जाएगा -P क्रॉस E, क्योंकि यहाँ पर टर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, इसलिए यहाँ पर अब ये माइनस टर्म इसके साथ लगेगा, इसके डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए। क्योंकि बाहर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और अंदर वाले डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेते हैं। जैसे आप जेड एक्स में देखे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो होगा अगर इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, और ऊपर अंदर की तरफ गया तो वो फिर माइनस जेड एक्स एक्सिस है। तो माइनस जेड एक्सिस है तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर इसको दिखाने के लिए, यानी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में अगर ये टर्निंग हो रहा है तो टर्क को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी टर्क निकालिए तो आप लोग इस तरह से निकालिए और एंटी क्लॉकवाइज में दिखाइए, तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा प्लस साइन का यूज़ करेंगे, माइनस चिन्ह से बचेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक। तो आज हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके और ये टर्क हमने निकालना सीखा, इसके मैग्नीट्यूड को भी सीखा अलग अलग केसेस में कि किस एंगल पर टर्क ज़्यादा लगेगा, किस पर टर्क कम लगेगा। टर्क के डायरेक्शन को भी हमने समझा। टर्क का हम लोग यूनिट और डायमेंशन भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फटाफट हम इसके यूनिट और डायमेंशन को हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो यूनिट और डायमेंशन हम लोग यहाँ से यूनिट ऑफ टर्क, तो क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। तो डाइपोल मोमेंट का होता है कूलम्ब मीटर cm, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। और एंगल तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर सपोज के 90 डिग्री पर रखें तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 हो जाता है, तो हम उस केस में निकालते हैं। तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, तो इसलिए हो जाएगा ये न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी कहते हैं, बट हम लोग यहाँ पर टर्क के लिए न्यूटन मीटर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो आप इसके डायमेंशंस को भी रख करके डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम चाहें कि आप उसको खुद कैलकुलेट करें, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग टर्क ज्ञात करते हैं। अब किसी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट किया, उस पर टर्क प्रोड्यूस हुआ, वो रोटेट किया। तो रोटेट किया तो निश्चित रूप से उस रोटेशन में कुछ वर्क भी तो हुआ होगा, और जो वर्क होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हुआ होगा। तो निश्चित रूप से हमको वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को भी देखना होगा। तो आज का हमारा क्लास यही कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग इस
डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके टर्न होने पर या उसके रोटेट करने पर कितना वर्क डन होता है, वर्क डन को हम लोग निकालना सीखेंगे, और साथ ही उस डाइपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी वैल्यूएबल जानकारी आज आपको मिली टर्क के बारे में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए अपने चैनल द रॉयल फिजिक्स पर। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।